अंधेरा घाट गांव घने डरावने जंगलों से घिरा हुआ था। सूरज ढलते ही सन्नाटा हर कोने में फैल जाता और उस अमावस की रात तो और भी भारी लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा जमा हुआ था और पूरा गांव जैसे किसी अनकही दहशत में दबा पड़ा हो। दूर जंगल की ओर से कभी कभार कुत्तों के भौंकने की टूटी फूटी आवाजें आती और सूखी हवा पेड़ों की शाखों को हिलाती थी। गांव के बीच में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां राम प्रसाद अपनी पत्नी फूलवती के साथ रहते थे। उसी रात जब हवा और भी ठंडी और घनी हो रही थी, राम प्रसाद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ लकड़ी इकट्ठा करने निकलने की तैयारी कर रहा था। सुनिए जी, आज अमावस की रात है और इस घने अंधेरे में हवा की ठंडी झोंके सब कुछ और डरावना बना रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप आज जंगल मत जाइए। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे डर लग रहा है कि इस रात कुछ अनहोनी हो सकती है। क्यों जाना जरूरी है आज ही? अरे फूलवती, तुम इतनी घबराई क्यों हो रही हो? अगर मैं जंगल से लकड़ी नहीं लाऊंगा तो घर खर्च कैसे चलेगा बताओ? पर तुम यूं डर मत करो, मैं संभल कर जाऊंगा। तुम्हारी चिंता मुझे पता है, पर मैं जल्दी ही लकड़ी लेकर वापस आ जाऊंगा। तुम बस दरवाजा अंदर से लगा लेना। फूलवती की बार बार मनाने के बावजूद राम प्रसाद रुका नहीं। कुल्हाड़ी हाथ में थामे वो घने सन्नाटेदार अंधेरे में कदम बढ़ा रहा था, जैसे रात की ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट को चुनौती दे रहा हो। वहीं गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी रमेश की चाय की टपरी धीरे धीरे बुझते अंगारों की हल्की लाल चमक में झिलमिला रही थी। टपरी के पास बैठकर गांव के कुछ लोग रात की खामोशी को तोड़ रहे थे। हरिराम, जो हर बात पर मुस्कुरा देता था, गोविंद, जिसे गांव में क्या चल रहा है सबकी खबर रहती थी, और सबसे बुजुर्ग धनराज काका, जिनकी शांत आंखें मानो बीते जमाने की हर कहानी समेटे हुए हों। अरे भाइयों, जरा सुनो तो, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुत्ते भी अजीब तरह से भौंक रहे हैं और ऊपर से जंगल की ओर से भेड़ियों की हल्की घुर्राहट भी सुनाई दे रही है। लग रहा है आज की रात कुछ अलग ही है। अरे यार, मेरा तो दिल ही घबराने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई परछाई, कोई बुझी बुझी आत्मा बाहर भटक रही हो। ऊपर से अमावस की रात भी है, कुछ तो ठीक नहीं है आज। हाँ बेटा, आज अमावस की घोर रात है। ऐसी रात को जंगल की ओर कदम बढ़ाना मतलब खुद मुसीबत को न्योता देना। आज के दिन वो छलावा रास्तों में भटकता है और जिसे मिल जाए उसे वापस लौटने में देर नहीं लगती। अरे मैंने तो लोगों से ये भी सुना है कि वो जंगल वाला छलावा अपना रूप बदल लेता है। कभी जानवर जैसा दिखे तो कभी बिल्कुल इंसान की शक्ल में सामने आ जाए। बस इसी वजह से लोग रात को जंगल का नाम भी नहीं लेते। सभी अपनी अपनी बातें कर ही रहे थे कि तभी दूसरी ओर से राम प्रसाद दिखाई देने लगा। एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे में हल्की कांपती लो वाली लालटेन। जैसे ही वो करीब पहुंचा, टपरी पर बैठे धनराज काका धीरे से बोले, अरे रामप्रसाद बेटा, इस घड़ी कहाँ निकल पड़े? आज अमावस की रात कुछ अलग ही सन्नाटा लेकर आई है। ऐसी रात में बाहर कदम रखना अच्छा नहीं माना जाता बेटा, कुछ भी हो सकता है। अरे रामप्रसाद, तुम भी ना, ये कैसी सनक चढ़ी है तुमको? अमावस की इतनी गहरी रात में कौन जंगल की राह पकड़ता है? आज तो दरवाजा भी कसकर बंद रखने का वक्त है। अरे भैयों, आप लोग तो मेरे अपने हो, पर बताइए, अगर मैं जंगल से लकड़ी न लाऊं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? चूल्हा जलाने से लेकर रोज की जरूरत तक सब इसी काम से जुड़ा है। मजबूरी है मेरी, इसी वजह से रात बिरात भी जंगल की राह पकड़नी पड़ती है। और क्या बताऊं, हर रोज फूलवती मुझे रोकती है, समझाती है,
पर मैं उसकी बात मान ही नहीं पाता। अरे रामप्रसाद, जरा रुक भी जाओ। ये रात कोई साधारण नहीं है। अमावस में जंगल की तरफ कदम बढ़ाना समझदारी नहीं होती। आज तो हवा तक कुछ और ही इशारा कर रही है। उसी समय एक तेज कांपती हुई ठंडी हवा गांव की गली से होकर गुजरी। रामप्रसाद के हाथ में पकड़ी लालटेन की लौ अचानक कांपकर तिरछी हो गई, लेकिन रामप्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी। कुल्हाड़ी को थोड़ा कसकर थामा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने गांव की आखिरी सीमा पार की, सामने वही पुराना सुनसान जंगल अपना मुंह खोले खड़ा था। अंधेरा अब पहले से कहीं घना और भारी लगने लगा था। पेड़ों की टहनियां हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई अनजानी चीज इशारे कर रही हो। जंगल की आवाजों में भी एक अजीब सी कंपन थी, कभी किसी कराह जैसी, कभी किसी इंसान की धीमी पुकार जैसी। इन्हीं आवाजों के बीच चलते चलते रामप्रसाद एकदम ठिठक गया। कौन है वहां? सामने आओ, छुपकर सरसराहट मत करो। पर जवाब में केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सरसराहट गूंज रही थी। तभी उसकी नजर अचानक एक अजीब परछाई पर पड़ी, जो पेड़ से उतरते ही खेतों की ओर धीमी पर इंसान जैसी चाल में सरक रही थी। रामप्रसाद ने गहरी सांस ली, दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर हिम्मत जुटाकर बोला, कौन है वहां? मेरी सांसें तक सुनाई दे रही होंगी तुझे, फिर भी सामने आने की हिम्मत नहीं? अगर कोई गांव का आदमी है तो साफ साफ बोल दे, मैं बेवकूफ नहीं हूं। और अगर अंधेरे का फायदा उठाकर डराने आया है तो पहले ही बता दूं, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। सहन शक्ति मेरी कम होती जा रही है। एक गलत कदम और ये रात तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी झाड़ियों के उस पार वही काली परछाई फिर लौटती दिखी। पहले धीमी, फिर कुछ तेज, जैसे कोई जल्दी में हो। रामप्रसाद की पकड़ कुल्हाड़ी पर और कस गई। उसकी धड़कनें तेज हो चली। पर जब परछाई नजदीक आई, उसकी चाल पहचान में आ गई। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो उसकी अपनी पत्नी फूलवती थी। रामप्रसाद का दिल जैसे ठहर सी गया। अरे फूलवती, ये क्या कर दिया तुमने? इतनी काली अमावस की रात में ऐसे सुनसान जंगल में अकेली आ गई। दिल दहल गया था मेरा तुम्हें देखकर। मैंने कहा था ना, मैं खुद ही थोड़ी देर में लौट आऊंगा। तुम्हें डर भी नहीं लगा क्या? घर चलो, रात बहुत हो गई है और ये जंगल, ये अंधेरा, तुम समझ भी नहीं सकते कि यहाँ क्या क्या है। हर कदम पर खतरा है और अब तुम उससे बच नहीं सकते। फूलवती के होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर उसकी आंखें बेहद ठंडी और सूनी दिख रही थी। रामप्रसाद ने कुछ समझने की कोशिश की, पर दिल में डर इतना था कि वो अलग पहचान नहीं कर पा रहा था। रामप्रसाद एक कदम पीछे हट गया। वो जो रूप फूलवती का था, वो धीरे धीरे धुंध में घुलकर गायब होने लगी। ये वही छलावा था जो उसके कदमों का पीछा कर रहा था। रामप्रसाद का खून जैसे जम गया और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कौन था? फूलवती तो बिल्कुल नहीं थी। इसका रूप, उसकी चाल, सब कुछ उस जंगल के छलावे जैसा लग रहा है। ये वही भयानक छलावा था जो अब मेरे सामने सच्चाई की तरह खड़ा था। फिर भी रामप्रसाद रुका नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जंगल की गहरी छांव में कदम रखते हुए। इसी बीच चारों ओर से अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की सरसराहट, कहीं कुछ टूटने की आहट, और जैसे कोई बहुत धीमी हंसी हवा में घुल रही हो। कुछ ही देर में रामप्रसाद जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, पर आगे बढ़ने का डर भी कम नहीं था। तभी अचानक उसे अपने पीछे कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। रामप्रसाद झटके से मुड़ा,
पर वहां कोई नहीं था। सब कुछ देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने घबराकर जोर से चिल्ला दिया, कौन है? सामने आओ। तुम कौन हो? इस अंधेरी रात में मेरे पीछे पीछे चल रहे हो? साफ साफ सामने आओ, वरना मैं। तभी पीछे से हल्की सी आहट गूंजी। रामप्रसाद ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और सामने गांव का अपना ही गोविंद चलते हुए आ रहा था। पर जंगल की ठंडी हवा और उस रहस्यमय आवाज ने रामप्रसाद के दिल में सिहरन पैदा कर दी। जो पहले चाय की टपरी पर वो हंसते बोलते बैठा था। अरे गोविंद, तू यहाँ इस सुनसान जंगल में इस वक्त? अभी थोड़ी देर पहले तो तूने मुझे जंगल न जाने को समझाया था। फिर तू खुद इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तू वही तो नहीं? मैं तो यही खड़ा बस तेरी ही राह देख रहा था रामप्रसाद। काफी देर हो गई तुझे आने में। आज की रात कोई भी नहीं रोक पाएगा जो होने वाला है। तेरा सांस लेता शरीर अब मेरा होगा। ये सुनते ही रामप्रसाद का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैरों में जैसे जान ही ना रही हो। ठहर जा, तू गोविंद नहीं है। गोविंद की चाल ढाल, उसकी आवाज सब मुझे याद है। तू जो सामने खड़ा है उसमें इंसान जैसी एक भी बात नहीं। मैं साफ पहचान गया हूं। तू गांव वाला गोविंद नहीं, तू उस अमावस्या की रात जंगल का वही छलावा है। अचानक गोविंद का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत हल्के लंबे और चेहरा ऐसा जैसे किसी अंधेरे साए ने उस पर कब्जा कर लिया हो। रामप्रसाद एक कदम पीछे हटा। पेड़ों के बीच छलावा उछलता कूदता उनका पीछा करने लगा। भागते भागते रामप्रसाद एक पुराने तालाब के किनारे जा रुका। आगे गहरी खाई, पीछे उस चीज की भारी सांसों की आवाज। न आगे रास्ता था न पीछे। कंपते हाथों से उसने कुल्हाड़ी उठाई और धीमी टूटी आवाज में बोला, दूर रह मुझसे, मैं तुझसे नहीं डरता। जो करना है कर ले, पर आज मैं यूं चुप खड़ा नहीं रहने वाला। नजर के सामने अचानक छलावा रामप्रसाद का रूप ले लेता है। अब इधर भी रामप्रसाद, उधर भी रामप्रसाद, एक असली एक छलावा। सच्चा रामप्रसाद डर और आश्चर्य से जड़ सा रह जाता है। रामप्रसाद, अब खेल शुरू हो गया है। देख, मैंने भी तेरी शक्ल ले ली है। अब असली कौन नकली कौन तू खुद भी नहीं जान पाएगा। और तेरी फूलवती अब मुझे पहचान भी नहीं पाएगी। तभी जैसे ही छलावा रामप्रसाद की ओर छलांग लगाने ही वाला था, रामप्रसाद की नजरें डर से फैल गईं। अचानक उसके दिमाग में धनराज काका की चेतावनी गूंजने लगी। हाँ, धनराज काका ने मुझे पहले ही बता दिया था कि छलावा रोशनी से डरता है। अगर मैं अपनी लालटेन को सही से झटका दूं तो शायद उसे रोका जा सके। रामप्रसाद ने कांपते हाथों से अपनी लालटेन ऊंची उठाई और पूरी ताकत से छलावे की ओर फेंक दी। लालटेन जमीन से टकराते ही उसकी पीली लौ अचानक चमक उठी। रोशनी पड़ते ही छलावा तरफ कर पीछे हट गया। उसकी चीख हवा को चीरती हुई गूंजी। वो मानो जलती रोशनी से पिघलने लगा। धीरे धीरे धुएं की काली परत बनकर पीछे सरकता गया और उस दहाड़ के बीच उसकी आवाज कांपती हुई सुनाई दी। सुन ले रामप्रसाद, अगली अमावस को मैं फिर आऊंगा। उस रात ना ये रोशनी बचेगी, ना तू और तेरे गांव का कोई भी जीव, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तुझे मेरी पकड़ से छुड़ा नहीं पाएगा। छलावा ये कहते ही अचानक हवा की तरह अंधेरे में समा गया। चारों तरफ बस सन्नाटा रह गया। रात के ठीक 1 बज रहे थे। अब रामप्रसाद के हाथ में लालटेन भी नहीं थी, सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी और धड़कता हुआ दिल। घबराहट को दबाते हुए वो चुपचाप गांव की ओर चल पड़ा। पर कुछ दूर जाते ही उसके कदम भारी होने लगे। डर और थकान दोनों ने उसे थाम लिया। चलते चलते वो एक पुराने पेड़ के पास आकर रुक गया। चारों ओर काला अंधेरा पसरा था, जैसे रात खुद उसे घूर रही हो।
रामप्रसाद को समझ नहीं आ रहा था, आगे बढ़े या इसी अंधेरे में सुबह होने का इंतजार करें। दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? दिमाग कुछ चल ही नहीं रहा। रात आधी बीत चुकी है, हाथ में लालटेन भी नहीं बची, और ये जंगल का रास्ता तो काला कुआं लग रहा है। कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही, पीछे लौटना भी नामुमकिन। शायद आज की रात यही पेड़ के नीचे काटनी पड़ेगी। सुबह का उजाला होते ही लकड़ी समेटकर सीधा घर निकल जाऊंगा, वरना ये अंधेरा मुझे निगल लेगा। उधर फूलवती घर के दरवाजे पर खड़ी बार बार अंधेरे रास्ते की तरफ देख रही थी। रात के पूरे 2 बज चुके थे और रामप्रसाद का कहीं कोई पता नहीं था। हवा ठंडी होती जा रही थी, पर उसके मन में बेचैनी और बढ़ रही थी। हे महादेव जी, रात के 2 बज गए, पर ये अब तक घर नहीं लौटे। कितनी बार मना किया था, आज की रात जंगल मत जाना, आज अमावस्या की रात है, पर मेरी एक ना माने। न जाने किस हाल में होंगे। दिल इतना घबराया हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस महादेव जी, इनकी रक्षा करना, इन्हें सही सलामत घर लौटा देना। घर के बाहर कुत्तों की भौंकने और जंगल की तरफ से आती भेड़िए की दहाड़ रात भर हवा में गूंजती रही। उधर फूलवती की आंखों से नींद गायब थी। वो बेचैनी में बार बार दरवाजे और आंगन की तरफ देखती रही। मन में डर और चिंता दोनों थे। रामप्रसाद अब तक घर नहीं लौटा था और रात का अंधेरा हर पल और घना होता जा रहा था। उजाला होते ही फूलवती जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए गांव के चौपाल पर जाती हैं, जहां रोज सुबह लोग इकट्ठा होते हैं। वहां वही गांव वाले बैठे थे जो पिछली रात उसके पति को समझा रहे थे। फूलवती चुपचाप चौपाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे फूलवती बहन, तुम यहां अकेली कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? नहीं रमेश भाई, कुछ ठीक नहीं है। कल रात से रामप्रसाद जंगल लकड़ी लेने गए थे, लेकिन अब तक घर लौटे ही नहीं। रोज तो जल्दी लौट आते हैं, पर आज कुछ अजीब लग रहा है। जंगल का रास्ता, रात का अंधेरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। फूलवती बहन, घबराओ मत। हम सब अभी मिलकर उस जंगल की तरफ चलकर देखेंगे, शायद रामप्रसाद वहीं होंगे। उसके बाद सभी रामप्रसाद को ढूंढने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे घने पेड़ों में खोते गए। थोड़ी दूर जाने पर उनका ध्यान गया कि जंगल में एक लकड़हारा, जो दूसरे गांव का था, पेड़ों के बीच बैठा आराम कर रहा है। लकड़ियां उसने पहले ही काट ली थीं। तभी धनराज काका ने उस लकड़हारे से कहा, बेटा, क्या तुमने इस जंगल में कोई आदमी देखा? कोई और भी था जो रात के अंधेरे में लकड़ी लेने आया था, लेकिन अब तक वो घर वापस नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने इस जंगल में एक आदमी देखा था। वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मैंने उसे जगाया नहीं क्योंकि वो सोया हुआ था, वही पेड़ के पास जहां सबसे घना जंगल है। लेकिन रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं खुद भी रात में यहां अकेले लकड़ी काटने नहीं आता। फिर सभी लोग जंगल की तरफ बढ़े, रामप्रसाद को ढूंढने के लिए। घने पेड़ों के बीच वे धीरे धीरे आगे बढ़े। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने देखा कि रामप्रसाद एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे हैं। नींद में उनकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। सभी लोग उसके पास आए। अरे ओ रामप्रसाद, नींद पूरी हुई या नहीं हुई? अब उठ भी जाओ। देखो, हम तुम्हें ढूंढने यहाँ आए हैं। ये जंगल तो इतना घना है। जल्दी उठो और बताओ, तुम जंगल में क्या कर रहे थे? अरे तुम लोग यहाँ? क्या हुआ ऐसा कि सब जंगल तक आ गए? और फूलवती, तुम भी? सब ठीक तो है ना? मुझे लगा था मैं अकेला हूं यहाँ। तुम लोग इस वक्त क्यों आए? आप रात भर घर नहीं लौटे तो क्या मैं चैन से सो लेती? पूरी रात आपकी ही चिंता में बीत गई और आप पूछ रहे हो क्या हुआ? आपको अंदाजा भी है मैं कितनी घबराई हुई थी।
फूलवती, मैं क्या बताऊं तुम्हें, इस जंगल में रात भर मेरे साथ क्या बीता। ऐसी ऐसी चीजें देखी कि अब भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। कसम से, मौत बस एक कदम पीछे थी मेरे। अगर जरा सा भी देर हो जाती तो शायद मैं तुम सबके सामने खड़ा नहीं होता। रामप्रसाद, आखिर हुआ क्या था रात को? किस चीज ने तुम्हारा ये हाल कर दिया? साफ साफ बताओ बेटा। अरे धनराज काका, अब मैं क्या छुपाऊं। देखो ना, मैं कल अमावस्या की रात जब मैं अकेला लकड़ी लेने जंगल आया था, तभी मेरे सामने फूलवती के रूप लेकर वही छलावा खड़ा था। एक पल में सामने आया और उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा लौटा, इस बार गोविंद के रूप में, चुपचाप मेरे पीछे आता हुआ, जैसे मुझे खत्म करने आया हो। धनराज काका, सच कहूं तो मैं तो डर से जम गया था, लेकिन आपकी ही बात याद आई कि छलावा तेज रोशनी सह नहीं पाता। मेरे हाथ में जो लालटेन थी, मैंने डरते डरते उसी की तरफ फेंक दी। रोशनी पड़ते ही वो चीख कर पीछे हटा और धुएं की तरह गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, अगली अमावस को गांव वापस आऊंगा। इसका मतलब वो गया नहीं है काका, बस कुछ दिन छुप गया है। इसलिए हमें सबको अब जरा संभल कर रहना होगा। रामप्रसाद, आज तो तू किसी तरह बच निकला, लेकिन वो चालबाज फिर किसी और के रूप में लौटेगा। उसके भरोसे मत रहना। चलो यहां से तुरंत निकलते हैं। इस जंगल में एक पल भी रुकना ठीक नहीं। तभी एक अजीब सी खामोशी उस जगह पर उतरने लगती है। सबके चेहरों पर डर की हल्की परछाई साफ दिख रही थी। फिर धीरे धीरे सबके कदम उस घने जंगल से बाहर अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगे, मानो पीछे छूटी हर सरसराहट उनसे कुछ कह रही हो।